मालकिन मुझे 2 लाख महीने का देती। रोटी कपड़ा मकान सब मालकिन के ज़िम्मे था। मैं दिल जान से मालकिन का काम करता। लेकिन एक रात अरबी मालकिन ने मुझे अपने घर रोक लिया। वजह पूछी तो कहने लगी ज़रूरी काम है। मैं भी मालकिन के पैसे वसूल करने को रुक गया। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन ने मेरे साथ। मैं घुटनों के बल बैठा, दोनों हाथ फैलाए ज़ोरों कतार रोते हुए दुआ मांग रहा था। मुझे नौकरी मिल जाए, चाहे वे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अब मुझे ये फाका बर्दाश्त नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था और अब मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने पिछले 2 महीने से ये नौकरी तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा था क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जितने पैसे मैं पाकिस्तान से लाया था वे सब 1 महीने में ख़त्म हो चुके थे और उसके बाद मेरा ये हाल था कि मैं रात को एक कोने में बैठकर ही गुजारता था और दिन भर नौकरी की तलाश में चला जाता। पहले तो मेरी कोशिश ये थी कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, लेकिन उसके बाद फिर ये ख्वाहिश थी कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, मैं कर लूँगा, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं देने को तैयार था। आज भी मैं एक होटल के पास से गुजर रहा था जहां लोग किस्म किस्म के खाने खा रहे थे। वे सब देखकर मेरी भी भूख चमक उठी। शीशे के अंदर से बैठे लोग ही को अपने नज़र से खाते हुए देख रहा था और भूख से मेरी यह हालत थी कि लगता था कि अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मेरे कपड़े मेले कचोले से थे और मैं हुलिये से भी कोई फ़कीर ही लग रहा था। मुझे देखकर वेटर ने फ़ौरन से मुझे धकेला था। कहने लगा, निकलो यहाँ से, यहाँ मांगने वालों का आना मना है। मैं कहने लगा कि मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, आप मुझसे जो काम चाहे करवा ले, बेशक बर्तन भी धुलवा ले, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दे। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर उस वेटर की मिन्नत की, लेकिन मुझसे उसने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वहाँ से पैदल चलते चलते अपने बहते आंसू के साथ बेबसी से घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ फैलाकर बुलंद आवाज़ से रोते हुए कहने लगा, ए ऊपर वाले, मुझे मौत दे दे या फिर मेरी रोज़ी रोटी को कोई ठिकाना या बंदोबस्त कर दे। मुझे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर खुदकुशी हराम न होती तो यकीनन मैं मर चुका होता। और बहुत ही रो रहा था। कोई परवाह नहीं थी कि मुझे कौन देख रहा है और मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अभी मैं अपने ऊपर वाले से यही बात कह रहा था कि जब मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो वे एक औरत थी। मुझे देखकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। कहने लगी कि तुम्हें नौकरी चाहिए। मैंने अपने आंसू अपने हाथों से साफ किए और खड़ा हो गया। मुझे इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उसे लफ्ज़ों से जवाब देता। मैंने सर हिलाकर इकरार किया था। वे कहने लगी कि जो काम मैं कहूँगी वे कर दोगे। मैंने कहा, आप जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे नौकरी पर रख ले। वे मुझसे कहने लगी, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। मैं फ़ौरन से उसके साथ चलने लगा। कुछ ही दूर मेन रोड पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसके अंदर ड्राइवर भी मौजूद था। गाड़ी की पिछली सीट पर मालकिन बैठ गई और मुझे उसके आगे बैठने का इशारा किया। मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। 20 से 25 मिनट के बाद गाड़ी एक घर के सामने खड़ी हुई थी। वे एक छोटा सा बंगला था। ड्राइवर ने गाड़ी बाहर ही पार्क की थी और पार्किंग एरिया बाहर बना हुआ था। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा उसने चाबी मालकिन को पकड़ा दी। मालकिन ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। ये सुनते ही वे वहाँ से चला गया। उस मालकिन ने मेरे सामने अपने घर का ताला खोला था। घर में उसके और मेरे अलावा उस वक्त कोई ना था। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ, सामने लॉन्च था और लॉन्च में ही एक कोने में किचन बना हुआ था। वे मुझसे कहने लगी, क्या कुछ खाना है? तुम्हें भूख लगी है? उस वक्त मेरी भूख की बुरी हालत थी। मैंने कहा, जी हाँ, जो है मुझे फ़ौरन खाने को दे दे। अगर 2-4 दिन का पुराना बासी भी हो तो मैं खा लूँगा। और ये मेरी भूख की शिद्दत की आखिरी हद थी कि मैं बासी खाना भी खाने को तैयार था। मुझे याद आने लगा कि पाकिस्तान में मैं अपनी माँ के खाने के मामले में कितना परेशान करता था। जब भी वे भिंडियाँ, टेंडे, सब्जी, दाल मेरे सामने रखती थी तो मैं झट से प्लेट पीछे को धकेल देता था। माँ, आपको बस यही चीज़ मिली है पकाने के लिए। वे कहती थी कि तुम्हारी नौकरी भी अभी नहीं लगी और तुम्हारे पापा की पेंशन से पूरा महीना मुझे गुजारा करना होता है। बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं मुंह बनाकर बैठ जाता कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं भूखा ही सो जाऊँगा। मैं जानता था कि मेरी माँ को कभी भी चैन नहीं मिलेगा। अगर मैं भूखा लेट गया तो इसलिए वे अपने कमरे में जाती और मुझे वे 200-300 रुपये लाकर पकड़ा देती और कहती, ठीक है, जाओ अपनी मर्ज़ी का खा लो, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हें
नौकरी जल्दी मिल जाए। मैं कहता, मैं माँ रोज़ शहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। मैंने बीए की पढ़ाई की थी और मैं चाहता था कि मेरी नौकरी एक बहुत ही बड़े ऑफिस में लगे। वैसे तो मेरी नौकरी कहीं लगती नहीं थी, और अगर लग भी जाती है तो वह मेरे मुकाबले की ना थी, इसलिए मैं उस नौकरी को फ़ौरन से ठुकरा कर आ जाता। लेकिन माँ मुझे डांटती और कहती कि तुम थोड़े में ही शुक्र करो, ऊपर वाला तुम्हारे काम को बढ़ा भी देगा, बरकत भी डाल देगा। लेकिन तुम 20,000 की नौकरी छोड़ आए हो, जानते हो कि 20,000 में हमारे हालात कुछ तो बेहतर हो सकते हैं। मैं कहता, माँ मुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी नौकरी लगे, जहाँ की तनख्वाह लाखों से शुरू हो। पाकिस्तान में भी जूते घसीटते हुए 1 साल गुजर गया, लेकिन मुझे मेरे मतलब की नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने अपनी माँ का सारा जेवर बेच कर सऊदी आ गया, और यहाँ के अच्छा काम होगा और अपनी माँ को भी खर्चा भेजूंगा। मैं तो अपनी माँ को ये दिलासा देकर आया था कि जैसे ही मेरा काम सऊदी में सेट हुआ तो मैं उन्हें भी बुला लूँगा। इस बात पर ये भी बहुत खुश थी, लेकिन 2 महीने से यहाँ भी मुझे मुसलसल नाकामी का मुँह देखना पड़ा, और अब ये औरत मुझे नौकरी देने को तैयार थी। अपने लहजे से ये मुझे अरबी लगती थी। अब तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। उनसे मेरे सामने खाना रखा, मैंने फटाफट से खाना खाना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद मुझे खाना नसीब हुआ था। मैं बहुत खुशी से खा रहा था, साथ साथ पानी भी पी रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया था। वे मालकिन मुझे लगातार देख रही थी, शायद मेरे खाने पर मुझे देख रही थी, क्योंकि मुझे परवाह नहीं थी, मुझे अपना पेट भरना था। ये 3 दिन से भूख की वजह से मुझे बहुत ही दवाइयाँ दे रहा था। फिर वे औरत मुझसे कहने लगी कि तुम सामने कमरे में आज रात सो जाओ, मैं तुम्हारा बाकायदा इंतज़ाम करवा दूँगी। मैं फ़ौरन से उस कमरे में चला गया, पंखा चलाया और बेड पर लेट गया। काफ़ी दिन से मैं सही से सो ही नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरी नौकरी का पहला दिन था। मैं अब तक सो रहा हूँ। मैं कमरे से बाहर आया तो वह औरत अब भी नकाब में ही बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर सामने सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। मैं फ़ौरन से सामने सोफ़े पर बैठ गया। वे कहने लगी कि मैंने अपने ड्राइवर से बात कर ली है, रात को तुम उसी के घर वापस पर सो जाया करो, और खाना पीने का भी तुम्हारा इंतज़ाम करूँगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या काम है, तो वे कहने लगी कि जो काम मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वे करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर ही लाई हूँ। मैं कहाँ इनकार कर सकता था। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। मैंने कहा कि आप मुझे कितनी तनख्वाह देगी। जो तनख्वाह उसने मुझे बताई, मेरे तो होश उड़ गए। वे मुझे इतने रियाल देने को तैयार थी जो कि पाकिस्तान के 2 लाख बनते थे। ये सुनकर तो मैं दिल ही दिल में बेहद खुश हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि वह मुझे काम क्या देने वाली है। बहरहाल कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया। मालकिन मुझसे कहने लगी, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा जी हाँ, मुझे ड्राइविंग आती है। उसने अपने ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी उसके हवाले कर दी और मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने हर काम इसी फ़ोन पर बताऊंगी और तुम वे कर देना। मैंने कहा कि मालकिन जैसा आपका हुक्म, जो भी काम होता वे मुझे फ़ोन पर बताती थी और मुझे गाड़ी लेकर वहीं पहुंचना होता था। ज़्यादातर मैं एयरपोर्ट से मालकिन के बताए पैसेंजर लेता था और उन्हें मालकिन के ही बताए हुए एड्रेस तक छोड़ देता था, और वे ज़्यादातर पाकिस्तानी आदमी और औरत होती थी। उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते थे और कभी 2 साल के बच्चे भी होते थे। अभी तक उसे अरबी मालकिन के काम की नीयत को मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन ये काम मेरे लिए मुश्किल ना था। लेकिन एक बार जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं घबरा सा गया था। वे मंजर देखकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मेरे मालकिन जो भी काम कर रही थी, मुझे लगा कि जैसे वे नाजायज़ है और गलत है, लेकिन अभी मैं कुछ ही कह नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ना था। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो तनख्वाह अपनी माँ को भेज रहा हूँ, हलाल कमाई की हरगिज़ नहीं है। अब मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं अभी छोड़ देता तो करता क्या? मैं सोच में पड़ गया था। कभी ये सोचता कि आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी हराम निवाला नहीं खिलाया और ख़ुद भी कपड़े सीकर मेहनत करती थी, और मेरे बाप की मौत के बाद उनकी पेंशन में ही गुजारा करती थी। जैसे तैसे गुज़र तंगी बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी हराम काम की तरफ नहीं आई। और मेरी अरबी मालकिन पिछले 3 महीने से ये काम करवा रही थी जो जायज़ नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। पहले तो मैं उस काम पर कोई एतराज़ नहीं करता था, लेकिन जो मंजर मैंने आज देखा था, मैं सोच में पड़ गया था कि क्या करूं। एक तरफ
طرف मेरी मजबूरियाँ थी और दूसरी तरफ अरबी मैडम मुझे अच्छा खासा पैसा दे रही थी, जो मेरी ज़रूरत को पूरा करने के बाद भी बहुत ही अच्छी सूरत में मुझे मिल रही थी। दिमाग मुझे ये कह रहा था कि तुम क्यों फ़िक्र करते हो, तुम गरीब हो, मजबूर हो, बेबस हो, तुम्हें जो काम मिल रहा है चुपचाप करते रहो, बाद में ऊपर वाले से माफ़ी मांग लेना। लेकिन फिर मेरा दिल मुझे ये कहने लगा कि नहीं, छोड़ दो ये काम, वरना तुम बुराई के दलदल में फंसते चले जाओगे। मैं अपने इन बातों की जंग में उलझ कर रह गया था। मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी अरबी मालकिन मेरा पासपोर्ट ले चुकी थी और 1 साल का एग्रीमेंट भी कर चुका था कि मैं वे सब करूँगा जो मुझे कहेगी। अगर मैं उससे बात करता तो वह साफ कह देती कि तुम इस बात पर राजी थे। समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूँ। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। पहले तो मैं काम से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन अब तो मैं काम जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी मालकिन कितनी तेज़ और होशियार होगी। चालाकी से वो मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। बार बार अब मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी मालकिन के इस काम से अपनी जान छुड़वाऊँ, जो कि अगर मालकिन पकड़ी जाती तो मैं भी उसके साथ जेल में जा सकता था। मैं इसे सोच में पड़ गया था कि क्या करूँ, अब क्या ना करूँ। पूरी रात मेरी करवट बदल कर गुजरी थी। मैंने अपनी बराबरी वाली चरपाई पर देखा तो दूसरा ड्राइवर बेखबर सो रहा था। वे भी इस अरबी मालकिन के काम को जानता था, लेकिन उसे सिर्फ पैसे से मतलब था, क्योंकि पहले भी मैंने उससे कई बार पूछा था कि मालकिन क्या काम करती है और पाकिस्तानी लोगों को यहाँ बुलाकर क्या काम देती है। मेरी इस बात पर उसने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, 2 लाख छोटी रकम नहीं होती। आम खाओ, गुठलियाँ गिनने की कोशिश मत करो। पैसे मिल रहे हैं ना, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर की ज़रूरत पूरी हो रही है, बस इतना काफ़ी है। अगर तुमने अरबी मालकिन के काम को जानने का सोचा और समझना शुरू किया तो वे तुम्हारे साथ जो करेगी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें वहाँ जाकर मार देगी जहाँ तुम्हें अपने भी नसीब नहीं होगी। मैं बेहद परेशान होकर रह गया था, क्योंकि मेरा दिल अब इस चीज़ के लिए राज़ी ही ना था। मैं जानबूझकर हराम निवाले अपने अंदर नहीं उतार सकता था। अगली रोज़ मालकिन ने मुझे फिर से एयरपोर्ट जाने के लिए कहा तो मेरी गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे थे, मैंने उनसे ही सवाल किया कि वे यहाँ क्यों आते हैं। वे 4 औरतें और एक मर्द था, मेरे साथ बराबर वाली सीट पर बैठा था। कहने लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब है कि हम क्यों आते हैं? मैंने कहा, जिस काम के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं, आप जानते हैं कि उस काम की इजाज़त यहाँ की हुकूमत की तरफ से नहीं है। इस काम की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, हमारे मुल्क का नाम डूब रहा है। वे कहने लगे, अपने काम से काम रखो, हमें ज़्यादा बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे शख्स काफ़ी गुस्से में था। जैसे ही मैंने उसे उसकी जगह पर उतारा, कुछ देर बाद ही मैडम का बड़े गुस्से से मुझे फ़ोन आया था। कहने लगी, फ़ौरन से मेरे पास पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं समझ गया था कि उस शख्स ने मैडम के कान मेरे खिलाफ़ भर दिए हैं। जैसे ही मैं मैडम के घर पहुंचा, वे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। कहने लगी कि तुम क्या मेरे बारे में सबसे पूछ रहे हो, कभी ड्राइवर से तो कभी इन लोगों से, क्या सुनना चाहते हो तुम? मैंने कहा, मालकिन, जिन लोगों को मैं यहाँ पर लाता हूँ और वे लोग यहाँ आकर भीख मांगते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये पाकिस्तान से खास तौर पर यहाँ आते हैं भीख मांगने के इरादे से, लेकिन यहाँ की हुकूमत समझती है कि वे लोग काम के लिए आते हैं। यहाँ की हुकूमत ऐसी कोई इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर भीख मांगते हैं और पैसे कमाते हैं। वे कहने लगी कि तुम 2 महीने तक धक्के खाते रहे, क्या तुम्हें यहाँ नौकरी मिली? शायद तुम अपना वक्त भूल गए हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जो काम कहूँगी तुम करोगे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा पेट खाली था, तुम भूख से मर रहे थे, अपने लिए मौत की दुआ मांग रहे थे और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पर आज जबकि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे अंदर दुनियादारी जाग उठी है। मेरी अरबी मालकिन पाकिस्तान से ऐसे लोगों को काम पर बुलाती थी जो कि पाकिस्तान में गुंडागर्दी माफिया चला रहे थे। जाहिर वे लोग काम के लिए यहाँ पर आते थे, फिर असल में वे यहाँ पर भीख मांगते थे। वे पैसे इकट्ठे करते थे, वे सारा पैसा मालकिन को देते थे और इसमें से कुछ पैसे वे उन लोगों को दे देती थी और मालकिन बाकी अपने पास रखती थी, क्योंकि सऊदी हुकूमत में ये सब चीज़ मना थी। कहने लगी, तुम्हारी ज़ुबान किसी के सामने खुली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वे कहने लगी कि अब तुम ड्राइवर के साथ नहीं सोओगे, बल्कि आज रात मेरे ही घर में सोओगे और अब तुम मेरी नज़र के सामने रहा करोगे। चलो मेरे साथ। मैं उस दिन उसके घर पर ही सो गया। रात के पहर मेरी आँख खुली तो मैं उठकर खामोशी से अपनी मालकिन के कमरे में आ गया। मुझे हर कीमत पर अपना पासपोर्ट हासिल करना था और यहाँ से भागना था। मैं ये नाजायज़ काम नहीं करना चाहता था, ना इस काम का हिस्सा बनना चाहता था।
میرے پاس نشے کا رومال موجود تھا۔ اپنی مالکن کی ناک قریب کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے اپنا پاسپورٹ مل چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا اور اگلے ہی دن اپنا ٹکٹ کٹوا کے پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے نوکری تلاش کی جو کہ بہت ہی کم تنخواہ کی تھی لیکن حلال تھی۔ حلال روزی کی قدر میں نے اب جانی تھی۔ اپنی ماں کی بھی باتیں مجھے اب بری نہیں لگتی تھی اور نہ ہی دال روٹی سبزی۔ دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دھنیہ واد دوستو۔